नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या जल्दी ही उठ गई, या फिर वो कल रात सोई ही नहीं थी। पर अभी उसको बस अपने बिजनेस की पड़ी थी, इसलिए वो जल्दी से उठकर सीधे काका के पास गई और अपनी सारी बात उनके आगे रख दी। काका ने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ कह दिया। काव्या खुश हो गई और काका को थैंक यू बोलकर बाहर आ गई और फिर से कंप्यूटर के पास आकर अपनी मेल आईडी ओपन करके देखने लगी। तो उसमें मिस्टर मित्तल का कोई रिप्लाई नहीं था। काव्या उदास हो गई। एकांश जो थोड़ी दूर पर खड़ा काव्या को देख रहा था, उसने काव्या को उदास देखकर अपना सिर नामे हिलाया और अपना फ़ोन निकालकर काव्या को मेल किया। हम कब मिल रहे हैं? उस दिन एकांश ने मेल पर रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि उसने सामने से काव्या को हाँ बोला था और उसने सोचा था काव्या थोड़ा तो समझेगी, बाकी वो उसको सब बता देगा। पर काव्या उसकी बात ही सुनने को रेडी नहीं थी। इसलिए एकांश ने सोचा शायद जब काव्या मिस्टर मित्तल से मिलने जाएगी तब उसको देखकर समझ जाएगी जिस मिस्टर मित्तल से वो इतने टाइम से बात कर रही है वो उसका हस्बैंड ही है। काव्या ने अचानक से मिस्टर मित्तल का मेल देखा तो शॉक हो गई और मेल ओपन किया तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत रिप्लाई दिया, सर हम आज मिल सकते हैं क्या? मैंने प्रॉपर्टी देख ली है, मिलकर सब डिस्कस कर लेते हैं। एकांश ने रिप्लाई दिया, ओके, मिलने की जगह और टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगा। काव्या ने टाइम और जगह मेल कर दी, फिर खुद भी मिस्टर मित्तल से मिलने के लिए आश्रम से बाहर जाने लगी कि एकांश पीछे से आकर उसका हाथ पकड़कर साथ में चलते हुए बोला, साथ चलते हैं। काव्या ने एकांश को घूर कर देखा और उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, देखिए प्लीज़ मुझे परेशान मत करिए, मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। एकांश, मैं भी। काव्या अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, आपको काम है, वो भी अभी? एकांश, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, मेरा भविष्य टिका हुआ है इस काम पर। काव्या ने अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है तो जाइए, पर मुझसे दूर रहिए। एकांश, तुम बार बार दूर जाने की बात क्यों करती हो? काव्या, क्योंकि मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। आपकी गोल गोल बातों की वजह से मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ और आपकी बातों में फंसकर करना कुछ और होता है और करती कुछ और ही हूँ। इसलिए अभी आप दूर रहो। कल आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू, पर अब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। एकांश, ओके, पर हम साथ में तो चल सकते हैं ना? काव्या, मैं कहाँ जा रही हूँ आपको पता है? एकांश, हाँ सिटी मॉल। काव्या आंखें बड़ी करते हुए बोली, आप फिर मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं? आपने छुपकर मेरे मेल चेक किए? एकांश, ऐसे छोटे काम मैं नहीं करता। काव्या चिढ़कर आगे बढ़ते हुए बोली, वो तो दिख रहा है। एकांश भी उसके साथ चलते हुए बोला, हाँ अभी और कुछ भी दिखेगा। काव्या, तो आप मेरा पीछा करते हुए मुझ पर नज़र रखने के लिए मेरे साथ चलेंगे? एकांश, नज़र नहीं, तुमसे मिलने के लिए मुझे तो चलना ही पड़ेगा। काव्या झुंझलाते हुए बोली, आप अपनी ये गोल गोल बातें अपने तक ही क्यों नहीं रखते? दिमाग का दही कर रखा है। एकांश, ओके, आज लस्सी बनाकर पी लेना। काव्या घूर कर एकांश को देखने लगी तो एकांश उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे भी किसी काम से सिटी मॉल ही जाना है, तो साथ में चलते हैं। काव्या चिढ़ते हुए बोली, मैं बस से जाने वाली हूँ, आप चल पाओगे? एकांश, क्यों, मैं बस से क्यों नहीं जा सकता? भूलो मत, हम पहली बार जब बस में ही फेस टू फेस मिले थे। हाँ उस टाइम दोनों अनजान थे, पर आज बस तुम अनजान हो, पर आज मैं तुमको सब बात बता दूंगा कि मैं ही। लेकिन काव्या ने अपने बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बीच में बोली, भगवान के लिए गोल गोल बातें करना बंद करिए। आपको कहीं भी जाना हो जाओ, जैसे जाना हो जाओ, पर मेरा माथा मत घुमाओ। मैं एक बहुत ज़रूरी काम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने जा रही हूँ, जिनसे मिलने का सपना मैं 4 साल से देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती आपकी बातों की वजह से मैं उनके सामने पागलों जैसा बिहेव करूँ। एक तो वैसे ही डर की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप मेरे सिर में दर्द कर रहे हो। एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, तुमको डर क्यों लग रहा है? काव्या ने भोली सी सूरत बना ली और अपना दर्द बयान करते हुए बोली, डरूं ना तो क्या करूं? ऐसे पहली बार किसी इतने बड़े इंसान से मिलने जा रही हूँ। पता नहीं मेरे रंग की वजह से कहीं मेरा गलत इंप्रेशन ना पड़े उनके ऊपर। पता नहीं वो आश्रम में होटल वाली बात पर एग्री करेंगे या नहीं, मुझे फंड देंगे कि मना कर देंगे। वो मना करेंगे या नहीं, उससे पहले तो प्रॉब्लम इस बात की है कि मैं उनके सामने कुछ बोल पाऊंगी। मेरी तो ऐसे ही हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उनके सामने तो लगता है कहीं गूंगी ही ना बन जाऊं। किसी से मैसेज पर बात कर लेना जितना आसान है, पर उतना ही मुश्किल फेस टू फेस बात करना है। राम ही जाने
कहीं मेरे इस नर्वसनेस की वजह से कहीं फंड मेरे हाथों से ना निकल जाए। विकास मुस्कुरा दिया और प्यार से काव्या के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, कितना सोचती हो तुम। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हम दोनों में भी कोई बंटवारा है क्या। तुमको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम हक से सब ले सकती हो। काव्या ने फिर अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और बोली, आप प्लीज मुझसे कुछ समय के लिए दूर ही रहो। बहुत एहसान होगा। एकांश जो फिर सब बताने की कोशिश करने जा रहा था, वो काव्या को परेशान देखकर शांत हो गया। फिर एकांश को लगा, अभी जब सामने से दोनों मिलेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे काव्या को समझाना बहुत मुश्किल है। एकांश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन दोनों को एक ही जगह और एक ही समय पर पहुँचना है, तो साथ चलते हैं। फिर तुमको जो काम हो तुम कर लेना। मुझे जो काम है वो मैं कर लूँगा। काव्या ने टाइम देखा तो उसको लेट हो रहा था। उसने भी ओके बोलकर बात खत्म करना अच्छा समझा और एकांश के साथ बस स्टैंड आकर मॉल के लिए दोनों साथ में निकल गए। मॉल पहुंचने में 2 घंटे का समय लगने वाला था। काव्या रात को सोई नहीं थी, तो उसको नींद आने लगी और वो झपकियां लेने लगी, जिससे उसका सिर बार बार नीचे गिर रहा था और काव्या बार बार अपने आप को ठीक से बैठते हुए जगा हुआ रखने की कोशिश कर रही थी। एकांश ने काव्या को देखा तो उसका सिर अपने कंधे पर रखकर बोला, सो जाओ, जब स्टाफ आएगा तो मैं तुमको उठा दूंगा। काव्या को भी जबरदस्त नींद आ रही थी, इसलिए उसने इस बार कुछ नहीं कहा और सो गई। एकांश मुस्कुरा दिया और प्यार से काव्या का हाथ अपने हाथ में फंसाते हुए बोला, आज तुमको बता दूंगा, मैं ही तुम्हारा मिस्टर मित्तल हूँ। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर उसके बाद शायद तुम मुझ पर विश्वास करने लगो। इंडिया तो बस ये सोच के आया था कि तुमसे भी मिलना हो जाएगा, लेकिन सोचा नहीं था तुमको पसंद करने लगूंगा और हम बस जस्ट ए मेंटोर और फैन से हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। एकांश ने मुस्कुराकर अपना सिर सीट से लगा लिया और बाहर देखने लगा। उसकी लाइफ परफेक्ट थी। काव्या जैसा पार्टनर जो उसको अभी नहीं समझती, पर कल जरूर समझेगी। जीने के लिए जरूरत भर के पैसे, हाँ थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है, पर ठीक है, उसने अपनी मेहनत से कमाया है। एक इंसान को और क्या चाहिए। उसके पास अपनी पार्टनर को देने के लिए पूरा टाइम है। उसके लिए इतना ही बहुत है। उसको अपनी लाइफ से ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बस उसके अपने जो उसके दिल के बेहद करीब है, वो उसके साथ रहे, उसको समय दे, उसके साथ बातें करे। बस जीवन तो ऐसे ही हंसी खुशी निकल जाएगा। 2 घंटे बाद बस का स्टॉप आ गया। बस रुकते ही काव्या भी अपने आप उठ गई और एकांश को एक नज़र देखकर अपने बाल ठीक करते हुए बोली, थैंक यू एंड बाय। बोलकर काव्या उठी और बस से जल्दी से उतर गई। एकांश भी मुस्कुरा दिया और बस से बाहर आ गया। काव्या जल्दी से रोड क्रॉस करके मॉल के अंदर आ गई और डोर के पास ही थोड़ी दूर पर पड़ी टेबल पर जाकर बैठ गई। काव्या ने पहले ही मिस्टर मित्तल को बता दिया था कि वो किस टेबल पर बैठी मिलेगी उनको, इसलिए काव्या उसी टेबल पर जाकर बैठी और मिस्टर मित्तल के आने का इंतजार करने लगी। एकांश भी मॉल के अंदर आया और काव्या की टेबल के पास पहुंचने ही वाला था कि उसको अपनी बुक पब्लिश करने वाली कंपनी के 2 लोग मिल गए। वो दोनों एकांश को देखकर रुक गए और उसको रोकते हुए बोले, हेलो मिस्टर मित्तल, आप यहाँ। एकांश रुक गया और उन दोनों की तरफ पलटा। काव्या ने भी मिस्टर मित्तल नाम सुन लिया था। उसने भी सिर घुमाकर देखा तो एकांश और उसके साथ 2 लोगों को खड़ा देखकर सोचने लगी, क्या इन दोनों में से कोई मिस्टर मित्तल है। वो एकांश को जानती थी, इसलिए उसको छोड़कर बाकी वो लड़कों को देख रही थी। एकांश उन लड़कों से बात करने लगा था। वहीं काव्या कंफ्यूजन में तीनों को देख रही थी। काव्या को लग रहा था पक्का इन 2 लड़कों में से कोई मिस्टर मित्तल होंगे, पर उसको टेंशन इस बात की थी कि एकांश वहाँ है। वो ऐसे ही इतना नर्वस है, एकांश की वजह से कहीं बात और ना बिगड़ जाए। काव्या थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। काव्या उन तीनों को ही देख रही थी कि एकांश काव्या की तरफ उंगली दिखाकर उन 2 लड़कों से कुछ बोलने लगा। काव्या एकदम सीधी होकर बैठ गई। इसको डर सताने लगा, पता नहीं एकांश मिस्टर मित्तल से उसके बारे में क्या बोल रहा है। फिर भी काव्या हिम्मत करके बैठी रही। पर कुछ समय बाद वो दोनों लड़के एकांश से हाथ मिलाकर चले गए और एकांश काव्या के पास आ गया। लेकिन काव्या जिन 2 लड़कों में से किसी एक को मिस्टर मित्तल समझ रही थी, वो उनको जाते देख गुस्से में आ गई। एकांश जो काव्या के पास आज सब सच क्लियर करने वाला था, उसको तो काव्या ने ना बैठने का मौका दिया, ना ही एक शब्द कहने का। एकांश के पास आते ही काव्या अपनी चेयर से उठी
और चिल्लाते हुए बोली, भगा दिया ना आपने मिस्टर मित्तल को। आप यहाँ इसी ज़रूरी काम से आए थे ना, कि कैसे मेरा काम बिगाड़ सकें। काव्या की तेज आवाज़ से वहाँ बैठे सभी लोग दोनों की तरफ देखने लगे। एकांत सीरियस हो गया और कुछ बोलने को हुआ, लेकिन काव्या फिर चिल्लाते हुए बोली, बस करिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? या फिर आप ये चाहते हैं लाइफ टाइम मैं आपके आगे भीख मांगती रहूं, गिड़गिड़ाती रहूं? एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या की आंखें नम थीं। एकांश ने काव्या की बातों को दिल से नहीं लिया और उसको फिर समझाने की कोशिश करते हुए बोला, काव्या। पर काव्या एक शब्द सुने बिना गुस्से में वहां से चली गई। एकांश हताश मन में काव्या को देखने लगा। उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा है? काव्या समझना नहीं चाह रही है या वो समझा नहीं पा रहा है, पर अब एकांश को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसको काव्या का ऐसा रूखापन, उससे दूर जाना, हर बात पर काव्या का उसको गलत समझना हर्ट करने लगा था। वो सही होकर भी पता नहीं क्यों काव्या की नज़रों में गलत था। काव्या गुस्से में वापस आश्रम आ गई थी। उसको एकांश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। एकांश ने उसका काम बिगाड़ने के लिए मिस्टर मित्तल को पता नहीं क्या बोला कि मिस्टर मित्तल उससे बिना मिले ही चले गए। काव्या गुस्से में स्टोर रूम में इधर उधर घूम रही थी कि टेबल पर रखा उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। काव्या का ध्यान फ़ोन पर गया तो उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। यह फ़ोन यहाँ कैसे? फिर उसको याद आया, रात में उसने ही तो विजय जी से बात करके फ़ोन टेबल पर रखा था। काव्या ने फ़ोन उठाया और चेक किया तो मिस्टर मित्तल का मेल देखकर वो थोड़ा शॉक हो गई। मिस्टर मित्तल ने उसको अब क्यों मेल किया? सब तो एकांश ने ख़त्म कर दिया। फिर काव्या ने मेल ओपन करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, सॉरी मैं आज आपसे मिल नहीं पाया। आपने जो प्रॉपर्टी देखी है उसका एड्रेस सेंड कर दीजिए। मैं सीधा वहीं आ जाता हूँ और आपसे मिलकर फंड दे देता हूँ। काव्या को ऐसा लगा जैसे उसको जन्नत मिल गई। उसने जल्दी से आश्रम का एड्रेस सेंड कर दिया। एकांश का फिर रिप्लाई आया, मैं इस लोकेशन के पास में ही हूँ, 15 मिनट में आपसे मिलता हूँ। काव्या की तो आंखें चमकने लगीं। वो तुरंत ही आश्रम के मेन डोर पर आकर खड़ी हो गई। अब वो कोई गड़बड़ नहीं चाहती थी। जो भी हो, मिस्टर मित्तल खुद आ रहे हैं। शायद वो एकांश की बातों में ना आए हों। शायद मिस्टर मित्तल उससे मिलकर सब क्लियर करना चाहते हों। सोचकर काव्या को कुछ राहत मिली। 15 मिनट बाद एक गाड़ी आश्रम के सामने आकर रुकी। काव्या थोड़ी नर्वस हो गई और कार से मिस्टर मित्तल के बाहर आने का वेट करने लगी। पर कार से एकांश बाहर आया तो काव्या का फिर मुंह बन गया और वो गुस्से में एकांश को देखने लगी। एकांश स्माइल करते हुए काव्या के पास आया और बोला, तुम्हारे लिए सरप्राइज। पर वो इतना ही बोल पाया था कि काव्या गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, आप चाहते क्या हो? क्यों नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हो? मॉल में मिस्टर मित्तल को मेरे खिलाफ भड़काकर मन नहीं भरा कि फिर आ गए मेरा काम बिगाड़ने? आप चाहते क्या हो? सीधा सीधा बता दो, वरना मैं सच में कहीं पागल होकर या तो आपको नहीं तो अपने आप को जान से ना मार दूं। परेशान हो गई हूँ मैं आपसे। चैन से सांस ही नहीं लेने देते। किस बात का बदला ले रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आज आप सब क्लियर कर ही दो, वरना मेरा सिर फट जाएगा ये सब सोच सोच कर। हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। मेरी भी लिमिट थी जो अब क्रॉस हो चुकी है। बोलिए, शांत क्यों है? या फिर आप ये चाहते हैं कि फिर से मिस्टर मित्तल चले जाएं और मैं आपके आगे हाथ फैलाऊं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भीख मांगकर अपना सपना पूरा कर लूंगी, पर आपसे एक पैसे की हेल्प नहीं लूंगी। बिना किसी मतलब के आप खून के प्यासे बने हो। अगर 1 रुपया भी ले लिया तो ना जाने चमड़ी ही ना खींच लो मेरी। एकांश के फेस से स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह मायूसी ने ले ली। काव्या फिर तेज आवाज में बोली, बोलिए, अब चुप क्यों है? एकांश काव्या को इतना चढ़ा हुआ देखकर जो बोलने आया था वो ना बोलकर बोला, सॉरी। काव्या गुस्से में एकांश को देख रही थी। एकांश ने फिर आश्रम के अंदर जाते हुए कहा, कार में तुम्हारे पापा हैं, जाओ मिल लो। बोलते हुए एकांश अंदर चला गया। काव्या के दिल में एकदम धक से हो गई। उसने कार की तरफ देखा तो उसके पापा खड़े थे। काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। वो भागकर विजय जी के पास आई और उनके गले से लगकर रोने लगी। विजय जी काव्या को शांत करने लगे। काव्या विजय जी से दूर हुई और उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, पापा आप कितने वीक लग रहे हो। विजय जी काव्या के आंसू पोंछते हुए बोले, अभी तक तुम्हारी चिंता में था ना। काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, दीदी और माँ कैसी हैं? विजय जी,
जैसी पहले थी। काव्या हंस दी और विजय जी को आश्रम के अंदर ले आई। विजय जी को देखकर वो मिस्टर मित्तल के बारे में भूल ही गई। काव्या विजय जी के साथ गार्डन में आकर बैठ गई। थोड़ी बातचीत के बाद विजय जी काव्या से बोले, बेटा तुम्हारे और दामाद जी के बीच सब ठीक है ना? काव्या सीरियस हो गई और सोचने लगी, कहीं एकांश ने विजय जी से कुछ कहा तो नहीं है, और कहा है तो क्या कहा है। काव्या सोच ही रही थी कि विजय जी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा मैं 2 बार ही मिला हूँ दामाद जी से, वो मुझे अच्छे और समझदार लगे, पर आज जब तुमसे मिलने आया तो तुम ऐसे चिल्ला रही थी तो कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने कभी तुमको ऐसे चिल्लाते नहीं देखा। चिल्लाते क्या, मैंने तुमको कभी गुस्से में नहीं देखा। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम कितना बदल गईं? अगर तुम दोनों के बीच कोई बात है तो आपस में बातचीत करके सुलझाई जा सकती है। ऐसे बीच रोड पर सभी के सामने चिल्लाना यह गलत है। काव्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, सॉरी पापा, थोड़े दूसरे काम की टेंशन में थी, तो क्या कर रही हूँ समझ नहीं आया। विजय जी, बेटा काम अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह, दोनों को मिक्स करोगी ना तो ना रिश्ते बचेंगे ना काम। काव्या विजय जी की तरफ देखने लगी। विजय जी प्यार से बोले, जाओ बात कर लो जाकर दामाद जी से, उनको बुरा लगा होगा। बहुत समय हो गया है, मैं भी चलता हूँ। तुमसे मिलने आता रहूँगा और अपना काम अच्छे से करना। दामाद जी ने बताया तुम अपना सपना पूरा करने जा रही हो। काव्या चुपचाप से विजय जी को सुन रही थी। विजय जी खड़े हुए और काव्या को आशीर्वाद देकर चले गए। काव्या वहीं बैठी एकांश के बारे में सोचने लगी। सच में अभी उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही मिसबिहेव कर दिया एकांश के साथ। वो तो उसको उसके पापा से मिला रहा था और उसने ना जाने क्या क्या बोल दिया। काव्या को सोचकर उठी और एकांश को ढूंढने लगी, पर एकांश उसको कहीं नहीं मिला। उसको लगा कहीं एकांश गुस्सा होकर आश्रम छोड़कर तो नहीं चला गया। काव्या को और बुरा फील होने लगा। वो कैसे इतनी चिड़चिड़ी हो गई, वो पहले तो ऐसी नहीं थी। सोचते हुए हताश मन में काव्या स्टडी रूम में आई तो एकांश रूम में ही बैठा चार्ट पेपर में कुछ कर रहा था। एकांश को देखकर काव्या के होठों पर मुस्कान आ गई और भागकर आई और एकांश को हक करते हुए बोली, थैंक गॉड आप गए नहीं। एकांश ने काव्या को नजर तिरछी करके देखा और फिर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे पास रहने के लिए अभी कोई जगह नहीं है, तो मैं कहीं नहीं जा सकता। एकांश की बात सुनकर काव्या एकांश से दूर हुई और उसको देखने लगी। एकांश सीरियस लग रहा था। काव्या ने एकांश को देखते हुए कान पकड़ लिए और बोली, सॉरी, पता नहीं कैसे इतना भूल गई। शायद काम की वजह से इतना टेंशन में थी कि अपनी हद भूल गई। एकांश ने काव्या के हाथ उसके कान से हटाए और उसके हाथ में चेक रखते हुए बोला, यह तुम्हारे मिस्टर मित्तल ने दिया है। काव्या की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, मिस्टर मित्तल? फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओह सेठ, पापा से बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई मिस्टर मित्तल आने वाले थे। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, इट्स ओके, मैंने उनको अटेंड कर लिया और आश्रम भी दिखा दिया। उनको पसंद आया और वो तुमको यह चेक देकर गए हैं। इससे तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। अब तुमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काव्या के फेस से मुस्कान गायब हो गई और एकांश को देखते हुए बोली, उस समय मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। एकांश अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं समझता हूँ, अब मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम अपना काम आराम से कर सकती हो। अगर तुमको ठीक लगे तो मुझसे भी बोल सकती हो। मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई हिचक नहीं होगी। बोलकर एकांश जाने लगा तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और भरे गले से बोली, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे इतनी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। चीज़ें पहले कर देती हूँ, फिर सोचती हूँ तो खुद में ही बुरा लगता है। मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह मैं अब तक नहीं समझ पा रही। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या भी एकांश को देखते हुए बोली, बचपन से बस ताने सुने, बड़ी हुई तो लोग बस मुझे फेस पर बेसन दही नहीं तो उपटन ना जाने क्या क्या लगाने की सलाह देने लगे। कोई मेरे काम को, मेरी स्टडी को वैल्यू देता ही नहीं था। उनको मेरे 100 में से 98 या 99 मार्क नहीं दिखते थे। दिखता था तो बस मेरा रंग। काली है, अरे कुछ करती क्यों नहीं? इस पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। टीवी पर इतनी फेयरनेस क्रीम आती हैं, वो क्यों नहीं ट्राई करती? ये पढ़ने से अच्छा है अपने रंग को गोरा करने में ध्यान लगाएगी तो शादी हो पाएगी, वरना उम्र भर अपने माँ बाप की छाती पर मूंग दलेगी। बोलते हुए काव्या दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली,
सबने अपने अपने हिसाब से ताने दिए। जब कोई कुछ पूछता, आगे क्या करोगी, तो अपने सपने के बारे में बताया तो हंसी उड़ाई मेरी। हमेशा मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ा। बस सब शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी, इसी के पीछे पड़े रहते थे। और आज जब मेरी शादी हुई तो भी मुझे पता ही नहीं आपने मुझसे शादी की क्यों। मेरा आपका किसी चीज़ में कोई मेल नहीं, फिर क्यों की? सोच सोच कर सिर फटता है। पूरी लाइफ ऐसा लगता है मजाक बनकर रह गई है। लाइफ में क्या हो रहा है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं। इन सब चीज़ों को भी भूल कर एक कोशिश की अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने की, तो आप बीच में आ गए। जितनी बार अपने सपने के बारे में सोचा, उतनी बार आपने बीच में आकर अपनी गोल गोल बातों में मुझे घुमा दिया और मैं घूमती रह गई। लेकिन आज जब मैं अपने सपने के इतने करीब आ गई तो सपने को टूटता देख बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब आज आपको मिस्टर मित्तल के साथ बात करते देखा और फिर मिस्टर मित्तल चले गए तो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में मुंह से इतना सब निकल गया। पता नहीं कैसे। काव्या अपने मन की सारी बात एकांत से कह रही थी कि एकांत ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे शादी की। काव्या शांत हो गई और उसने अपनी आंखें भींच लीं। उसकी बंद आंखों से आंसू निकलने लगे। एकांश काव्या को टाइट हग करते हुए बोला, मैं कभी तुम्हारे सपने के बीच में नहीं आया। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा था, पर तुमको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। तुमने हमेशा अपने रंग को ध्यान में रखकर मुझे जज किया, एक बार भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। प्यार रंग देखकर नहीं होता है, बस हो जाता है। मैंने भी तुम्हारा रंग नहीं देखा, तुम मेरी जैसी हो इसलिए अपने आप प्यार हो गया। इसमें कुछ गोल नहीं है, बस तुम अपने रंग की वजह से खुद गोल घूम रही हो। शायद इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। इंसान जब बहुत टाइम तक जिन चीज़ों के बीच रहता है उसे उसके निकलने में टाइम लगता है। पर तुमको जितना टाइम लेना है ले लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये दो चार गुस्से में निकली बातें हमारे प्यार या हमारे रिश्ते को इन्फेक्ट नहीं करती। ये तो ह्यूमन नेचर है। जब अंदर सालों से कुछ पनप रहा हो तो एक टाइम बाद फटकर बाहर आ ही जाता है। काव्या ने भी एकांश को टाइटली पकड़ लिया और बोली, सॉरी। एकांश मुस्कुरा दिया और बोला, इट्स ओके। बट कोई कुछ भी बोले बातों को दिल पर मत लिया करो। भगवान ने दो कान इसलिए सबसे ऊपर और बाहर दिए हैं ताकि आप बाहर से ही एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। नीचे दिल तक लाने की जरूरत ही नहीं है। काव्या भी हल्का सा मुस्कुरा दी। काव्या ने एकांश को टाइट हग कर लिया। एकांश भी मुस्कुरा दिया और काव्या को समझाते हुए बोला, तुम अपना ध्यान अब अपने काम पर लगाओ। एक बार तुम सक्सेस हो गई तो जितने लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं सब शांत हो जाएंगे। अपने राइवल को हमेशा अपने काम से चुप कराओ, उसमें ही हमारी जीत होती है। काव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। एकांश प्यार से काव्या के बालों में हाथ फेरने लगा। मॉल से निकलने के बाद एकांश ने सोचा वो आज काव्या को कैसे भी करके सच बता देगा। इसलिए वो उसके फादर को साथ लाया था कि अपने पापा से मिलकर काव्या का गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर काव्या उसकी बात सुनेगी भी और समझने की कोशिश भी करेगी। पर काव्या को इस लेवल पर गुस्सा करते देख एकांश ने सोच लिया वो अभी काव्या को कुछ नहीं बताएगा। कहीं ऐसा ना हो काव्या कुछ गलत समझ ले और फिर उसकी मदद ना ले। ऐसे कम से कम वो उसकी मदद तो कर पा रहा है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है काव्या उसको क्या समझ रही है। उसके लिए काव्या का सपना पूरा होना पहले ज़्यादा ज़रूरी था। बन मन बात, आज काव्या के होटल की ओपनिंग थी। होटल पूरी तरह अभी बनकर रेडी नहीं हुआ था, पर आगे का पोर्शन रेडी हो गया था। तो काव्या ने सोचा वो अभी छोटा होटल स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे बाकी का होटल बनता रहेगा और उसका होटल भी स्टार्ट हो जाएगा और कुछ इनकम भी होने लगेगी। इससे उसको मिस्टर मित्तल से ज़्यादा फंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काव्या अभी मिस्टर मित्तल से मेल पर ही बात कर रही थी कि एकांश ने उस दिन के बाद से काव्या को मिस्टर मित्तल बनकर मिलने से मना कर दिया था। एकांश ने काव्या से कह दिया था कि उसको जितने पैसे चाहिए वो बस बता दे, बाकी वो मिलेगा अब तभी जब होटल पूरा रेडी हो जाएगा। काव्या को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसको बस अपने फंड से मतलब था। काव्या एक कॉर्नर में खड़ी सजावट होते देख रही थी कि एकांश उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, मैं अपना सपना कभी पूरा करूंगी सोचा नहीं था। ऐसा लगा था कि मेरा सपना भी बस सपना बनकर रह जाएगा। एकांश मुस्कुरा दिया
और काव्या के कंधे पर हाथ रखकर उसको साइड हग करते हुए बोला, मैं हूं ना तुमको पिंच करने वाला, तुम कैसे नहीं करोगी। काव्या एकांश की तरफ देखने लगी, पर एकांश सामने देख रहा था और बोल रहा था, पर मुझे लगता है तुमको फूलों का सिलेक्शन करना नहीं आता। ये गेंदे के फूल तो कॉमन हो गए हैं, तुमको कोई दूसरे फूल मंगाने चाहिए थे। मैं थोड़ा अपने काम में बिजी क्या हुआ, तुमने गड़बड़ कर दी। एक मौका नहीं छोड़ती हो गड़बड़ करने का। चलो कोई ना, जब पूरे होटल की ओपनिंग करोगी तब मैं फूल सिलेक्ट करूंगा। एकांश बोल रहा था और काव्या उसको प्यार से देख रही थी। कहने को यह सपना काव्या का था, पर एकांश ने बराबर से मेहनत की थी। फिर वो चाहे होटल की डिजाइन रेडी करना हो या कॉन्ट्रैक्ट को समझाना हो, फंड को अच्छे से यूज कहाँ और कैसे करना है, सब एकांश ने ही किया। काव्या तो बस बॉस के जैसे बताती थी, उसको ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए। नहीं, कुक सिर्फ बेज होना चाहिए, यहाँ फाउंटेन होना चाहिए, इस वॉल पर ऐसा नहीं, ऐसा कलर होना चाहिए। और एकांश उसके एक एम्प्लॉय के जैसे, ओके ठीक है ऐसा करते हैं बोल के सारा काम करवाता था। कभी कभी काव्या को फील होता था कि उसने एकांश को अपना असिस्टेंट के रूप में रखा हो। काव्या की लाइफ में फिर सब अच्छा अच्छा हो गया था। एकांश 24 हॉर्स उसके साथ रहता था। कभी कभी तो एकांश उसके काम के चक्कर में अपना इम्पोर्टेंट कॉल मिस कर देता था। काव्या एकांश को देख रही थी कि एकांश ने बोलते हुए काव्या की तरफ देखा और उसको कहीं खोया हुआ देखकर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ। काव्या ने तुरंत हड़बड़ाकर अपनी नजरें एकांश से हटा ली और हकलाते हुए बोली, वो। काव्या कुछ बोलती उससे पहले ही रीमा वहां आई और एकांश को काव्या के गले में हाथ डाले खड़ा देखकर खांसने का नाटक करते हुए बोली, पब्लिक प्लेस में हग नॉट अलाउड। काव्या तुरंत एकांश को धक्का देते हुए दूर हो गई। एकांश काव्या को घूर कर देखने लगा। रीमा दोनों को देखकर हंस दी। काव्या थोड़ा असहज महसूस करने लगी और रीमा के पास आकर बोली, तुम्हारा काम हो गया। रीमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैंने अपना काम फिनिश कर दिया और तुम दोनों को यह बताने आई थी कि तुम दोनों की फैमिली आ गई है। काव्या के फेस पर भी मुस्कान आ गई, पर एकांश नॉर्मल ही था। रणवीर जी एकांश और काव्या को घर वापस ले जाने आए थे, पर एकांश ने वापस आने से मना कर दिया था। पर एकांश ने काव्या को रणवीर जी से बात करते सुन लिया था कि जैसे उसका काम पूरा हो जाएगा वो वापस उनके घर जरूर आएंगे। तो रणवीर जी निश्चिंत हो गए थे, पर एकांश को अच्छा नहीं लगा था। मंजी जी की वजह से एकांश काव्या को अपने साथ फौरन ले जाना चाहता था। इतनी मुश्किल से फिर सब पहले जैसा हुआ था। काव्या एकांश पर विश्वास करने लगी थी, उससे अपनी बातें शेयर करने लगी थी। एकांश नहीं चाहता था कि वो घर जाए और मंजी जी फिर उसकी लाइफ में जहर घोलें। काव्या तुरंत दोनों फैमिली से मिलने के लिए चली गई। काव्या बाहर आई तो सभी बैठे हुए थे और विजय जी और रणवीर जी बातें कर रहे थे। आज रमा जी और सलोनी भी आई थी। अपनी माँ और अपनी बहन को देखकर काव्या की आंखें भर आई थी। वो आज 3 साढ़े 3 महीने बाद दोनों को देख रही थी। विजय जी तो काव्या से मिलने आते रहते थे, पर आज पहली बार रमा जी और सलोनी आई थी। काव्या ने ही विजय जी को दोनों को लाने को बोला था, पर काव्या को उम्मीद नहीं थी कि दोनों आएंगी। रमा जी और सलोनी शांत बैठी इधर उधर देख रही थी। रमा जी फिर भी ठीक थी, उनको अंदर से खुशी थी काव्या अपना सपना पूरा कर रही है। पर सलोनी जल फूक कर राख हुई जा रही थी और वैसा ही कुछ हाल मंजी जी का था। उस दिन एकांश के घर छोड़ने के बाद रणवीर जी ने मंजी जी से कह दिया था कि वो भी घर से चली जाएं। मंजी जी तो शौक हो गई थी। जो भाई उनकी एक बात नहीं टालता था, उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज वो उनको घर से जाने को बोल रहा था। यह सब काव्या की वजह से हो रहा था। मंजी जी की शादी अच्छे परिवार में हुई थी, लेकिन मंजी जी अपने नेचर की वजह से ससुराल वालों से निभा नहीं पाई और अलग हो गई। लेकिन परिवार को छोड़कर अलग रहना भी आसान नहीं होता, इसलिए मंजी जी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गईं। तब से वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके में ही रह रही थीं। उनके हस्बैंड भी घर जमाई बन गए थे और अभी अपनी बेटी के साथ फॉरेन में रह रहे थे, ताकि उनकी बेटी आराम से फॉरेन में स्टडी कर सके, उसको हॉस्टल में ना रहना पड़े। और कभी कभी वो भी इंडिया सबसे मिलने आ जाते थे और इसमें रणवीर जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको अपनी बहन से इतना प्यार था कि उनको कभी मंजी जी की गलती दिखी ही नहीं, या फिर यूँ कहें रणवीर जी के पास किसी के लिए समय ही नहीं था। उनका यह सोचना था, मैं कमा रहा हूँ
और सबको जो चाहिए वो खरीद लो, पर हर एक चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। एकांश की माँ के गुजरने के बाद मंजी जी एकांश के मन में रणबीर जी के लिए जहर भरने लगीं और एकांश घर छोड़कर चला गया। उसके बाद वो पूरे घर और प्रॉपर्टी पर अपना राज समझने लगीं कि एकांश तो चला गया, अब जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे नीतीश की हो गई। पर एकांश वापस आया और यहीं रुक कर रह गया और शादी भी कर ली, और आज उसकी वजह से उनके घर छोड़ने की नौबत आ गई थी। सोचकर वो गुस्से में अंगारा हुई पड़ी थी। रणबीर जी ने उनको काव्या के होटल बनने तक का समय दिया था कि उनको जहाँ घर पसंद हो वो बता दे, रणबीर जी खरीद कर उनको दे देंगे। लेकिन जिस दिन काव्या और एकांश वापस उस घर में आएंगे उनको घर छोड़ना होगा। काव्या थोड़ा घबराई हुई सी रमा जी के पास आई कि पता नहीं रमा जी उससे बात करेंगी या नहीं। काव्या ने भरे गले से रमा जी से कहा, माँ। तो रमा जी काव्या को देखने लगी। काव्या की कुछ हेल्थ बढ़ गई थी, जिससे वो कुछ अलग लग रही थी। रमा जी खड़ी हुई और काव्या को देखते हुए सीरियस टोन में ही बोली, कैसी हो? काव्या रमा जी के गले से लग गई और बोली, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो माँ? रमा जी ने भी काव्या की पीठ पर हाथ रख लिया और बोली, जब बच्चे अच्छे होते हैं तो माँ बाप भी अच्छे ही रहते हैं। काव्या के दिल में एक अलग खुशी हुई। आज पहली बार उसने अपनी माँ के मुंह से कुछ अच्छे शब्द सुने थे। एकांश भी सभी के पास आ गया था। रणबीर जी एकांश को देखकर उसके पास आकर बात करने लगे थे। एकांश बस हाँ नहीं में जवाब दे रहा था। बाकी उसका पूरा ध्यान मंजी जी पर था। एकांश को अंदर से डर सता रहा था कि कहीं जो फिर उसने काव्या के दिल में अपने लिए जगह बनाई है, मंजी जी अपनी नफरत में उसको कहीं जहर में ना बदल दें। इसलिए एकांश ने सभी से पूजा में चलने को कहा। सभी पूजा में आकर बैठ गए। पहले थोड़ी सी पूजा रखी गई थी। सब अच्छे से हो गया था। रश्मि और अखिल भी ओपनिंग में आए थे। अखिल ने काव्या को सॉरी बोलकर फिर से फ्रेंडशिप कर ली थी, लेकिन रश्मि अभी भी अखिल से गुस्सा थी। उस दिन के बाद से रश्मि ने अखिल का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अखिल ने रश्मि से मिलने की कोशिश भी की थी, पर रश्मि ना उससे मिली ना कोई बात की। आज भी रश्मि को देखकर अखिल उससे माफ़ी मांगने उसके पास आया तो रश्मि उसको इग्नोर करके काव्या के पास चली गई। काव्या बैठी खाना खा रही थी। रश्मि काव्या को देखकर बोली, अपना होटल खोल लिया तो क्या दिन रात खाती रहेगी? काव्या ने रश्मि को आंखें छोटी करके देखा और बोली, मैंने सुबह से काम के चक्कर में कुछ नहीं खाया, तो अब बहुत जोरों की भूख लगी और तुम मेरे खाने पर नज़र लगाने आ गई। और तुम पहले यह बताओ, तुम इतना लेट क्यों आई? रश्मि काव्या के बगल में बैठ गई और इसकी प्लेट से खाना खाते हुए बोली, तूने उस अखिल के बच्चे को बुलाया था ना, इसलिए। काव्या, उसने सॉरी बोला ना, तो क्यों चिढ़ी बैठी हो? लोगों को गलत फहमी हो जाती है। इतनी बार तो सॉरी बोल चुका है, अब क्या उसकी जान लोगी? रश्मि, तो ऐसा काम ही क्यों किया जो सॉरी बोलने की नौबत आई? उसने क्या मुझे ब्रोकर समझा था तो डील फाइनल कराने के लिए मुझसे बात कर रहा था? काव्या खाते हुए बोली, देख, मुझे उस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने सब छोड़ दिया। अखिल ने मुझसे सॉरी बोला तो मैंने माफ़ कर दिया। अब कभी कभार हेलो हाय हो जाता है, बस। बाकी ना उसको मुझसे मतलब है और ना मुझे उससे रखना है। मेरी लाइफ में उससे ही कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। बोलते हुए काव्या सामने खड़े एकांश को देखने लगी। रश्मि काव्या की नज़रों का पीछा करते हुए बोली, तेरा सही है, पर मैं क्या करूं? मुझे अखिल अच्छा लगने लगा था। रश्मि की बात सुनकर काव्या का निवाला उसके गले में अटक गया और वो खांसने लगी। रश्मि ने उसको पानी पीने को दिया और बोली, तू ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कर। काव्या हैरानी से रश्मि की तरफ देखते हुए बोली, सच में? ये कब हुआ? रश्मि मुंह बनाकर बोली, पता नहीं, बस हो गया। तभी तो और गुस्सा आ रहा है। वो सॉरी बोल रहा है, पर अब मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अब उसके साथ जस्ट ए फ्रेंड बनकर नहीं रह सकती। यार, फीलिंग अलग आती है। काव्या हंस दी और बोली, तो उसको बता दो तुम उसको पसंद करती हो। रश्मि, ऐसे कैसे? मेरी कोई रेपो है या नहीं? उसने मुझे यूज़ किया और मैं उसको बोलूं कि मैं उसको पसंद करती हूँ? घंटा, मैं अपने लिए कोई और ढूंढ लूंगी। काव्या हंसते हुए बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोलते हुए काव्या फिर खाना खाने लगी। रश्मि ने मुंह बना लिया और बोली, यार कैसी मतलबी हो गई हो तुम। यहाँ मैं प्रेम संकट में हूँ और तुमको खाने की पड़ी है। काव्या, तुम्हारी लाइफ में शुरू से प्रेम संकट ही है। तुमको क्या चाहिए तुमको खुद नहीं पता।
हर दूसरे लड़के को देखकर बोलती हो, क्या ये मेरा मिस्टर राइट है? रश्मि, तुम मुझे घुमाकर छिछोरी बोल रही हो। काव्या, नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, जब तुमको अखिल के लिए स्ट्रांग फीलिंग है तो तुमको उसको बोल देना चाहिए। रश्मि अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, अगर यही बात मैं तुझे बोलूँ तो? काव्या रश्मि को देखने लगी। रश्मि फिर बोली, जितना अभी इस बीच में तुमसे और एकांत से मिली हूँ, साफ समझ आता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। एकांत ने तो तुझे बोला ही है, और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो। सब अच्छा है तुम दोनों के बीच, पर अभी तक तुमने एकांत से कुछ भी क्यों नहीं कहा? काव्या ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली और बोली, क्योंकि एकांत ने कहा बोलना जरूरी नहीं है। रश्मि, आज के टाइम में बोलना जरूरी है, तभी तो उसने बोला, ताकि तुम्हें पता चले, तो तू क्यों नहीं बोलती? काव्या गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे आज भी अजीब लगता है यह सोचकर कि एकांश मुझसे प्यार क्यों करता है। इसलिए। रश्मि, तो सारी लाइफ ऐसे ही निकाल दोगी? काव्या फिर रश्मि की तरफ देखने लगी। रश्मि, मुझे लगता है तुमको बोल देना चाहिए, और तुम्हारे दिल में जो सवाल है वो उससे पूछ भी लेने चाहिए। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर खाना खाने लगी। रश्मि चिढ़कर बोली, यार कितना खाना खाओगी, इतनी मोटी होती जा रही हो, अब क्या ड्रम बनना है? काव्या चिढ़कर रश्मि की तरफ देखने लगी और बोली, भूख लगे तो क्या खाऊं भी नहीं? एक तो 10-15 दिन से पेट में दर्द अलग से है। समझ में नहीं आ रहा भूख की वजह से हो रहा है, या फिर मैं वक्त बेवक्त खा रही हूँ उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है। रश्मि, तो तुम टाइम से क्यों नहीं खाती? काव्या, यार टाइम ही नहीं लगता, आधा टाइम काम में निकल जाता है, आधा सोने में। समझ नहीं आ रहा इतनी नींद क्यों आने लगी है। रश्मि, खा खा के मोटी हो जाओगी तो आलस तो आएगा ही। काव्या, फिर इतना भी नहीं खाती हूँ। रश्मि, वो तो तुझे देखकर समझ आ रहा है। काव्या चिढ़ गई और खाने की प्लेट गुस्से से रश्मि के हाथ में पटक कर रखते हुए बोली, ठीक है, नहीं खाती, भूखी मर जाती हूँ। रश्मि शौक हो गई और बोली, अरे तुम जरा सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतनी भी मोटी नहीं हुई हो। लेकिन काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। कुछ समय बाद रात में सभी परिवार वाले जाने को हुए। काव्या एकांश के साथ खड़ी सबको बाय कर रही थी कि रमा जी उसके पास आईं और उसको साइड में ले गईं। काव्या थोड़ा हिचकिचाकर बोली, क्या हुआ माँ? रमा जी हमेशा की तरह सीरियस फेस के साथ ही बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। काव्या रमा जी को देखने लगी। रमा जी फेस से सीरियस थी, लेकिन उनकी आवाज़ में चिंता थी। काव्या, जी माँ बोलिए। रमा जी बोली, मैंने तुम्हें रश्मि के साथ बातें करते सुना, तुम्हारे पेट में दर्द है, मैं वहीं से गुजर रही थी तो। काव्या शांति से रमा जी को देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रमा जी बोलना क्या चाहती हैं। रमा जी ने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला और काव्या को देते हुए बोली, ये लो। काव्या को लगा शायद रमा जी उसके पेट में दर्द की बात सुनकर उसके लिए दवा लाई हैं क्या। काव्या थोड़ा सा खुश हो गई, फिर बोली, माँ अभी दवा की ज़रूरत नहीं थी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो बगल में ही मेडिकल है, वहीं डॉक्टर भी बैठते हैं, तो मैं उनसे दवा ले लूँगी जाकर। रमा जी काव्या को मना करते हुए बोली, अभी ऐसे कोई दवा मत लेना। काव्या फिर चुप हो गई। रमा जी खुद उसको दवा का पैकेट दे रही हैं और दवा खाने से भी मना कर रही हैं। लेकिन जैसे उसने रमा जी के आगे की बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। रमा जी बोली, इसमें प्रेगनेंसी किट है, पहले चेक कर लो, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना। काव्या आंखें बड़ी करे रमा जी को देख रही थी। रमा जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ध्यान रखो, सुबह फ़ोन करती हूँ, जैसा हो मुझे बताना। बोलकर रमा जी चली गईं और काव्या शौक में उनको देखती रह गई। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? सभी चले गए थे, पर काव्या अपनी जगह बुद्ध बनी खड़ी सोच रही थी कि एकांश उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? काव्या अपने सेंस में आई और एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को हैरान परेशान देखकर कुछ बोलने जा रहा था कि काव्या के हाथ में पेपर बैग देखकर बोला, ये क्या है? काव्या घबरा गई और जल्दी से उसने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। एकांश शक भरे लहजे में बोला, कुछ नहीं है तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? दिखाओ मुझे, क्या है? बोलते हुए एकांश ने अपना हाथ काव्या की तरफ बढ़ाया तो काव्या 2 कदम पीछे हो गई और बोली, मैंने बोला ना कुछ नहीं। एकांश फिर कुछ बोलता उससे पहले रश्मि वहां काव्या को ढूंढते हुए आई और बोली, तुम यहाँ हो?
मैं कब से तुमको ढूंढ रही हूँ। रश्मि को देखकर काव्या को एकांत से बचने का रास्ता नजर आया और वो जल्दी से रश्मि के पास आकर बोली, हाँ बोलो, क्या हुआ। रश्मि ने एकांत और काव्या को एक एक नज़र देखा और बोली, मैं गलत टाइम पर आई क्या। काव्या जल्दी से बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रश्मि को भी काव्या का बिहेव कुछ अलग लगा और वो बोली, क्या हुआ तुमको, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। काव्या बात को बदलते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ क्यों ढूंढ रही थी मुझे। रश्मि, वो मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है तो ड्राइवर अंकल को देर हो जाएगी आने में, पर मुझे अभी घर जाना है। कल मॉर्निंग दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है, परसों एग्ज़ाम है मेरा। तो क्या कोई है जो मुझे घर छोड़ने जा सकता है। इतनी रात को अकेले गई तो पापा डांटेंगे। काव्या जल्दी से बोली, कोई है क्या, एकांश है ना, वो तुमको घर छोड़ देंगे। एकांश की आंखें बड़ी हो गईं। वो काव्या को घूर कर देखने लगा। उसके फेस से साफ समझ आ रहा था कि वो कभी रश्मि को छोड़ने नहीं जाएगा। उसको आज भी रश्मि पसंद नहीं थी। रश्मि बहुत बोलती थी, जो एकांश को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस काव्या की वजह से कभी कभार जब रश्मि आती थी तो बस झूठी स्माइल पास कर देता था, वरना तो रश्मि को देखकर एकांश ऐसे गायब होता था जैसे काव्या से मिलने उसकी दोस्त नहीं कोई भूत आई हो। और अब उस भूत को काव्या घर छोड़ने को बोल रही थी। कभी नहीं। काव्या ने एकांश की तरफ देखा तो एकांश अपना सिर नामे हिलाने लगा। काव्या मुंह सिकोड़कर एकांश को देखने लगी। रश्मि भी दोनों को इशारों में बात करते देख रही थी कि अखिल वहां एकांश और काव्या को बाय बोलने आया। तो एकांश ने तुरंत अखिल से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमको ही कॉल करने वाला था। अखिल, यस सर, एकांश ऑर्डर देते हुए बोला। तुम्हारा काम है मिस रश्मि को उनके घर सेफली छोड़ना। सभी एकांश को देखने लगे। एकांश फिर कुछ नहीं बोला और जल्दी में वहां से चला गया। काव्या मुंह खोले एकांश को देखने लगी। रश्मि भी एकांश को मुंह बनाकर देख रही थी। अखिल ने दोनों को देखा और बोला, क्या हुआ। काव्या और रश्मि दोनों अखिल को देखने लगीं। काव्या ने एक नज़र रश्मि को देखकर अखिल से कहा, कुछ नहीं, तुम रश्मि को घर छोड़ दो प्लीज। रश्मि गुस्से में काव्या को घूरने लगी। काव्या ने एक नौटी मुस्कान के साथ रश्मि को देखा और दोनों को बाय बोलकर चली गई। रश्मि गुस्से में काव्या को देखते हुए मन में बोली, तुमको तो छोड़ूंगी नहीं। अखिल फिर रश्मि को देखते हुए बोला, चलें। रश्मि गुस्से में पैर पटकते हुए आगे बढ़कर बोली, कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास। अखिल ने एक गहरी सांस छोड़ी और रश्मि के पीछे चला गया। रश्मि अखिल की कार के पास आई और गुस्से में बोली, गाड़ी अनलॉक करो। अखिल ने गाड़ी अनलॉक की तो रश्मि बैठ गई और जोर से डोर बंद कर दिया। अखिल ने तेज आवाज से एक सेकंड को अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो सच में उस बात के लिए बुरा फील करता था, इसलिए वो कुछ बोला नहीं और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कार में एकदम शांति थी। रश्मि पीछे बैठी बाहर देख रही थी। अखिल फिर माफी मांगने की एक कोशिश करते हुए बोला, सॉरी, एक बात को कब तक लेकर बैठी रहोगी। रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया। अखिल फिर बोला, मुझे उस समय काव्या से बात करने का एक तुम ही जरिया नजर आई। तो रश्मि चिल्लाकर बोली, तो क्या तुमने मुझे ब्रोकर समझ लिया। अखिल थोड़ा आराम से बोला, ऐसा नहीं है, दोस्त ही तो दोस्त की हेल्प करते हैं सेटिंग करवाने में। रश्मि आंखें बड़ी करके अखिल को देखने लगी। अखिल ने रश्मि को गुस्से में देखकर मिरर से अपनी नजरें हटा ली और बोला, सॉरी, मैंने बस एक दोस्त की तरह उस टाइम तुम्हारी हेल्प ली थी। रश्मि गुस्से में बोली, उसको हेल्प लेना नहीं, यूज करना बोलते हैं। अखिल, मेरा इंटेंशन तुमको हर्ट करना नहीं था। मुझे काव्या अच्छी लगने लगी तो मैं बस उससे बात करना चाहता था। उस टाइम जो सही लगा वो किया। पर तुम सही हो, मुझे पहले अपनी फीलिंग को अच्छे से समझना चाहिए था, फिर कुछ करना चाहिए। आज सोचता हूँ तो लगता है मैं कितना फुलिश था उस टाइम। शायद मुझे जैसी पार्टनर चाहिए थी या जैसी मैं अपनी पार्टनर को इमेजिन करता हूँ, काव्या सेम वैसी है। और अपनी इमेजिनेशन को मैं प्यार समझ बैठा और तुमको, काव्या को, सबको हर्ट किया। दो बहुत अच्छे दोस्त खो दिए मैंने। काव्या ने तो फिर भी मुझे समझ कर माफ़ कर दिया, पर तुम, खैर छोड़ो, तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है। फिर भी ट्राई करना, अगर माफ़ कर सको तो। मुझे मेरी एक शांत दोस्त के साथ साथ दूसरी शरारती दोस्त भी मिल जाएगी। रश्मि मुंह बनाए अखिल की बातें सुन रही थी। रश्मि फिर कुछ सोचकर बोली, तुमको लगता है तुम काव्या से वो सच्चा वाला प्यार नहीं करते थे। अखिल ने मिरर से रश्मि को देखा
और अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, मतलब? रश्मि चलती गाड़ी में पीछे से आगे आ गई। अखिल की आंखें बड़ी हो गईं। रश्मि ने फिर अखिल को देखते हुए बोला, मतलब वो वाला प्यार जो मरते दम तक दिल में रहता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और उस प्यार के बाद इंसान अपनी पूरी लाइफ उसकी यादों में बिता देता है, पर किसी और को अपने दिल, अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पाता। अखिल शौक में रश्मि को देख रहा था। रश्मि मुंह बनाकर बोली, घूर क्या रहे हो, बोलो। अखिल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो मुझे उस टाइम प्यार लगा, पर अभी तो बस अट्रैक्शन लगता है, जैसे स्कूल में बच्चों की एक फेवरेट टीचर बन जाती है। बाकी तुमने क्या बोला, ठीक से समझ नहीं आया। रश्मि मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, फिर चलेगा। अखिल कंफ्यूजन में बोला, क्या चलेगा? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? रश्मि, माफ़ी तुमको तब मिलेगी जब तुम कल मेरे साथ दिल्ली चलोगे। अखिल, दिल्ली? तुम दिल्ली जा रही हो? रश्मि, हाँ, परसों मेरा एग्ज़ाम है, तो कल निकलना पड़ेगा। अखिल, तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ चलकर? रश्मि, तो मेरा एग्ज़ाम हॉल के बाहर इंतज़ार करना। अखिल नासमझी से रश्मि को देखने लगा। रश्मि उसको उंगली दिखाते हुए बोली, माफ़ी चाहिए? अखिल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रश्मि, तो ठीक है, कल सुबह जल्दी मुझे पिक करने आ जाना। अब तुम चल रहे हो तो मस्ती मारते हुए कार से जाएंगे। अखिल की आंखें और बड़ी हो गईं और वो बोला, कार से इतनी दूर ड्राइव कौन करेगा? रश्मि, थोड़ा टाइम तुम ड्राइव कर लेना, थोड़ा मैं कर लूँगी। अखिल, तुम ड्राइव करोगी? रश्मि अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकती क्या? अखिल, नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकती हो, पर तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तुम पढ़ लेना, मैं ड्राइव कर लूँगा। रश्मि मुस्कुराकर बोली, ओके। अखिल ने अपना सिर ना में हिला दिया और सामने देखने लगा। दूसरी तरफ काव्या परेशान सी इधर उधर घूम रही थी। उसका दिल बोल रहा था, शायद रमा जी को गलतफहमी हो गई है, पर फिर काव्या को कुछ याद आया और उसकी हैरानी बढ़ गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। अभी तक उसके दिमाग में चल रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर अब उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो। काव्या ने अपने दिल में अजीब सा डर लिए प्रेगनेंसी किट ली और टेस्ट करने चली गई। थोड़ी देर बाद काव्या आंखों में नमी लिए बाथरूम से बाहर आई और सीधा गार्डन में आकर बैठ गई। उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था, पर काव्या परेशान इसलिए थी कि उसकी खुद की लाइफ कन्फ्यूजन में गुजर रही थी। वो क्या अपना बच्चा भी कन्फ्यूजन में पालेगी? न जाने कितने अजीब अजीब से ख्याल काव्या के मन में आ रहे थे। उसको खुशी से ज़्यादा डर था, इसलिए वो शांति से गार्डन में आकर बैठ गई ताकि उसको आगे अब क्या करना है सोच सके। कि एकांश काव्या को गार्डन में बैठा देखकर उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ ठंड में क्यों बैठी हो? काव्या ने अपना सिर उठाकर एकांश को देखा तो काव्या की आंखों में आंसू देखकर एकांश परेशान हो गया और उसकी बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? काव्या ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, कुछ नहीं। एकांश ने काव्या का सिर घुमाकर अपनी साइड किया और बोला, क्या बात है, जब से आंटी जी तुमको कुछ बात करने के लिए साइड में लेकर गईं, तब से तुम अजीब बिहेव कर रही हो। उन्होंने तुमसे फिर कुछ कहा क्या? काव्या ने अपना सिर फिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, माँ ने कुछ नहीं कहा। एकांश, कुछ तो कहा है, तभी तुम इतना परेशान हो। मैंने कितनी बार तुमको समझाया, किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। भगवान ने दो कान इसलिए दिए हैं ताकि एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, मैंने बोला ना, माँ ने कुछ नहीं कहा। एकांश, तो फिर बुआ ने कुछ कहा? काव्या चिढ़कर बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? थोड़ी देर मैं क्या अकेले नहीं बैठ सकती? जरूरी है हर टाइम आपसे बातें करती रहूं? एकांश काव्या को समझने की कोशिश करते हुए उसका मूड अच्छा करने के लिए बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे बातें करना बहुत पसंद है और तुमको भी बातें करनी पड़ेंगी। आखिर वाइफ हो तुम मेरी, इतनी सी चीज़ तो मैं पूरे हक से तुमसे छीन सकता हूँ। काव्या चिढ़कर बोली, नहीं करनी मुझे आपसे बात। मुझे नहीं पसंद है दिन रात बस बोलते रहना। मुझे शांति पसंद है और प्लीज़ मुझे शांति दे दीजिए। तंग आ चुकी हूँ मैं आपसे। मेरा मन हो ना हो फिर भी बस आपकी वजह से बोलते रहो। आपकी बातों पर जवाब दो। क्यों बोलते रहो? मेरा क्या कोई मन नहीं है? नहीं बोलना मुझे, नहीं बोलूँगी मैं। चले जाओ आप यहाँ से। जब देखो तब सिर खाते रहते हो मेरा। खुद का मुंह बंद नहीं रहता
और मुझे थोड़ी देर शांत नहीं रहने देते। पता नहीं इतनी बातें लाते कहाँ से हो। काव्या को बेमतलब चिड़चिड़ाता हुआ देखकर एकांत शांत पड़ गया। उसको बातें करना पसंद था, पर वो भी हर किसी से बातें नहीं करता था। वो तो बस काव्या थी जिसके साथ वो दिन रात बातें कर सकता था। उसको काव्या के साथ बातें करना, मस्ती करना, उसको छेड़ना, और जब काव्या को कुछ बात समझ नहीं आती तो वो उसको सोचते हुए अलग अलग फेस बनाती थी, तो एकांश को उसको देखकर बहुत हंसी आती थी। लाइफ ऐसी ही तो होनी चाहिए, अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी हर टाइम रहना। पर काव्या शायद अभी किसी टेंशन में है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। सोचकर एकांश ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बातें नहीं करते। ठंड बहुत बढ़ रही है, चलो ठंड में चाय का मजा लेते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। फिर दोनों चांद के नीचे इन ठंडी हवाओं के बीच बैठकर चाय पियेंगे। बोलकर एकांश मुस्कुराते हुए चला गया। काव्या बस उसको देखती रह गई। एकांश के जाते ही काव्या जोर जोर से रोने लगी। उसको एहसास था उसने फिर गुस्से में जरूरत से ज्यादा बोल दिया, पर एकांश हमेशा उसको समझकर चलता है, कभी गुस्सा नहीं करता, उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता, और वो हर बार उसको हर्ट करती है। एकांश चाहता ही क्या है उसे, बस इतना कि वो उसके साथ बातें करे, और अभी भी तो बस एकांश उसकी ही चिंता कर रहा था। फिर भी उसने बेमतलब गुस्सा किया। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है। काव्या अपना मुंह अपने घुटने में छुपाए बैठी थी कि एकांश भागते हुए काव्या के पास आया और उसको पीछे से हक करके इधर उधर करते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच। काव्या शॉक हो गई और सिर घुमाकर एकांश को देखने लगी। एकांश फिर काव्या के गाल पर बार बार किस करते हुए बोला, आई लव यू मोर मोर एंड बिग बिग मोर। मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता। काव्या और शौक हो गई कि एकांश को कैसे पता चला। एकांश चाय बनाकर रूम में काव्या के लिए शॉल लेने गया कि इतनी ठंड है, काव्या को कहीं ठंड ना लग जाए। लेकिन एक हाथ में चाय की ट्रे होने की वजह से शॉल उठाते टाइम चाय थोड़ी एकांश के हाथ पर गिर गई, और वो चाय साइड में रखकर हाथ ठंडे पानी से धोने के लिए बाथरूम में गया तो उसको वहाँ प्रेगनेंसी किट रखी मिली। एकांश किट में रिजल्ट पॉजिटिव देखकर इतना खुश हो गया कि अपने हाथ की जलन भूलकर सीधा काव्या के पास आ गया। काव्या एकांश को देख रही थी कि एकांश फिर चहकते हुए बोला, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कैसे बयान करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। तुमको गोद में उठाकर घूमूं? नहीं, तुमको चक्कर आ जाएगा। अरे चक्कर छोड़ो, पहले तुम अंदर चलो। तुमको ठंड लग गई तो, तुमको फीवर आ गया तो, फिर तुमको दवा लेनी पड़ेगी। मैंने सुना है प्रेगनेंसी टाइम में दवा नहीं लेते। बोलते हुए एकांश ने काव्या को गोद में उठा लिया और उसको रूम में ले गया। काव्या हैरानी से बस एकांश को देख रही थी। एकांश काव्या को रूम में लाया और बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम इसलिए परेशान थी? तुमको कहीं दर्द हो रहा था और मैं बेवकूफ तुमको अपनी बातों से परेशान कर रहा था। कहाँ दर्द हो रहा है बताओ, मैं दवा देता हूँ। सिर दर्द हो रहा है या पैर? पेट में दर्द है क्या? डॉक्टर के पास चलें? काव्या कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस एकांश को देख रही थी। एकांश के फेस से ही खुशी समझ आ रही थी कि वो किस हद तक खुश है। एकांश के फेस से एक सेकंड को मुस्कान कमी नहीं हो रही थी। एकांश काव्या को शांत देखकर बोला, तुम्हारा बात करने का मन नहीं है, मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। बस इशारे से बता दो कहाँ दर्द हो रहा है। बोलो तो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। बोलते हुए एकांश टाइम देखने लगा, फिर बोला, मैंने अपनी गाड़ी से तुम्हारी फैमिली को घर भेजा था। रुको, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ, वो गाड़ी लेकर जल्दी आ जाए। बोलते हुए एकांश ने अपना फ़ोन निकाला तो काव्या धीरे से बोली, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। एकांश काव्या की तरफ देखने लगा और बोला, ओके, हम लोग फिर कल फुल चेकअप के लिए चलेंगे। कितना टाइम हुआ? तुम और बेबी ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे सब जानना है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। काव्या फिर कुछ नहीं बोली तो एकांश ने उसको बेड पर लिटा दिया और बोला, तुम अब से आराम करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ सब करने के लिए। काव्या फिर सोचने लगी, क्या वो पहले काम करती थी? सारा काम तो एकांश ही करता था। वो तो बस इधर उधर टाइम पास किया करती थी। होटल का मेन काम तो एकांश ही देख रहा था। काव्या सोच रही थी कि एकांश का ध्यान बेड पर गया तो उसने मुंह बना लिया और बोला, पर तुम इस सिंगल बेड पर कैसे सोओगी? काव्या अपने सेंस में आई और फिर एकांश को देखने लगी। एकांश फिर रूम में चारों तरफ नजरें घुमाते हुए आगे बोला,
इस रूम में तो डबल बेड भी नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा घर ले लेते हैं, हम वहीं रह लेंगे। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। एकांश फिर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, वहाँ पर तो हम दोनों अकेले होंगे। मुझे उतना कुछ पता नहीं है और मेड के भरोसे मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। यहाँ 4 लोगों के बीच रहोगी तो हैप्पी भी रहोगी। मुझसे गुस्सा भी हो जाओगी तो भी बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारे पास बात करने को। एकांश की बातें सुनकर काव्या के दिल को अजीब ही महसूस हो रहा था। उसके मन में बहुत से सवाल थे जो वो एकांश से आज पूछ ही लेना चाहती थी, पर एकांश की इतनी खुशी देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल ने गवाही नहीं दी। उसको भी पता था उसकी कुछ बातें एकांश को कहीं ना कहीं चुभ जाएंगी और वो एकांश के फेस से स्माइल गायब नहीं करना चाहती थी। इस टाइम जो स्माइल एकांश के फेस पर थी उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती थी। जन्नत भी नसीब होने पर कोई इतना खुश नहीं होता होगा। एकांश फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं ऐसा करता हूँ, जो कॉटेज बन रहे हैं उनको जल्दी बनवाने को बोलता हूँ और उनमें एक तुम्हारे लिए बड़ा कॉटेज बनवा लेता हूँ जिसमें तुम आराम से रह पाओ और तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ आ जाए। ये अच्छा आइडिया है। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एकांश उसके बारे में इतना सोच रहा है, क्या वो फिर ज़्यादा सोच रही थी? एकांश तो बच्चे की बात जानकर कितना खुश है। काव्या की आंखों में आंसू देखकर एकांश सीरियस हो गया और बोला, क्या हुआ तुमको? तुमको फिर कहीं दर्द हो रहा है क्या? या मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ? तुमको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है? काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और अपना सिर नामे हिलाकर बोली, मुझे नींद आ रही है। तो जमाई लेते हुए आंसू आ गए। एकांश अपने सिर पर मारते हुए बोला, ओह, मैं कैसे भूल गया। आज कितना काम किया है तुमने। तुम कितना थक गई होगी और मैं तुमको बातों में उलझाए सोने भी नहीं दे रहा। चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ। काव्या फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। एकांश ने काव्या को ब्लैंकेट उड़ाया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुम मुझे सरप्राइज देने का सोच रही थी, पर देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैंने अपने आप पता लगा लिया। काव्या फिर कुछ नहीं बोली तो एकांश उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, बस अब रोना मत। तुम बोल देना तो मैं बिल्कुल गूंगा बन जाऊंगा। बिल्कुल तुमको बातें करके परेशान नहीं करूंगा। काव्या बस एकटक एकांश की आंखों में अपने लिए चिंता देख रही थी। एकांश ने काव्या की आंखें बंद करते हुए कहा, सो जाओ। बोलकर एकांश बेड से उठने लगा तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। एकांश काव्या की तरफ पलटकर बोला, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुमको? काव्या भरी आवाज में बोली, आपको नहीं सोना? एकांश मुस्कुराते हुए बोला, पहले तो आज रात मुझे खुशी की वजह से नींद ही नहीं आने वाली है और दूसरा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। सिंगल बेड है, ऊपर से मैं नींद में तुम्हारे ऊपर हाथ पैर रख लेता हूँ। तुमको पेट में लग गई तो इसलिए आज से मैं जमीन पर ही सो जाऊंगा। काव्या फिर शांत पड़ गई। उसका दिल भर आया। एकांश ने काव्या के हाथ से अपना हाथ निकाला और बेड पर हाथ रखकर बोला, तुम आराम से सो जाओ। कुछ भी चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम लगे तो मैं यहीं हूँ। बोलकर एकांश ने प्यार से काव्या के सिर पर हाथ फेरा और रूम की लाइट ऑफ कर दी। काव्या की आंखों के कोने से आंसू निकल गए, पर एकांश अंधेरे में उनको देख नहीं सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या सो रही थी कि उसको कुछ आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। काव्या ने सिर उठाकर देखा तो एकांश जल्दी जल्दी एक हाथ में फूल लिए जमीन पर टूटे पड़े फ्लावर बास के टुकड़े उठा रहा था। काव्या उठकर बैठ गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं? एकांश ने काव्या की तरफ देखा और अफसोस भरी आवाज में बोला, सॉरी, तुम्हारी नींद टूट गई। मैं फ्लावर बास में फ्लावर रखने जा रहा था कि गलती से ये गिर गया और टूट गया। काव्या, तो कोई बात नहीं, पर आप ऐसे इसको उठा रहे हैं, आपके हाथ में लग जाएगा। बोलते हुए काव्या बेड से उतरने लगी तो एकांश चीखते हुए बोला, नहीं। काव्या चौंक गई और वहीं बैठी हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को शौक देखकर उसके पास आया और बोला, सॉरी, तुमको रोकने के चक्कर में मैं चीख पड़ा। काव्या आंखें बड़ी करके एकांश को देख रही थी। एकांश अपने हाथ में पकड़े फूल काव्या के आगे करते हुए बोला, तुम इनको पकड़ो, मैं सब साफ कर देता हूँ और जब तक फ्लोर क्लीन ना हो जाए बेड से नीचे एक कदम भी मत रखना। काव्या हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली, पर क्यों? और आप ये कैसे साफ करोगे? एकांश, हाथों से साफ करेंगे। मुझे पैर से काम करना नहीं आता, इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ मैं।
और फ्लोर पर पानी है, इसलिए तुम नीचे मत उतरना। तुम फिसल गई तो, या फिर कांच तुमको चुभ गया तो, इसलिए शांति से बेड पर बैठो। बोलते हुए एकांश फिर कांच के टुकड़े उठाने लगा। काव्या शांति से एकांश को देख रही थी। एकांश उसका इतना ख्याल भी रख सकता है, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वैसे तो एकांश उसका हमेशा से ख्याल ही रखता है, पर यह बच्चों जैसे पेपरिंग करना, ये काव्या के लिए थोड़ा ज़्यादा था। कल से एकांश ने उसके लिए इतना कुछ किया है, तो आगे क्या करेगा? काव्या फिर सोचने लगी। क्या उसको अब अपने ज़हन से ये डाउट निकाल देना चाहिए कि एकांश कभी उसे छोड़ सकता है? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।